अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का एक एक मिनट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको सही से समझ गए तो आपको आईटीआर में फाइल करना पड़ेगा, और अगर आप आईटीआर में फाइल करोगे तभी आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के बेनिफिट मिलेंगे। तो ए टू जी सारी चीजें मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। इसको मैंने इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है कि जो एक 8वीं क्लास का बच्चा है जिसने ये वीडियो अप्रूव करी है, उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर रहा हूं। इस वीडियो से पहले मैंने 4 वीडियो बना करके उसे दिखाई थी, उसने मुझे डिसअप्रूव कर दिया था कि भाई ये समझ नहीं आ रही, तो आप कुछ अच्छे से और सिंपल भाषा में समझाओ। तो इसके बाद अब ये वीडियो आपके पास आ रही जब उस 8वीं क्लास के बच्चे ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया अब समझ आ रही है। ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, ताकि आप मैक्सिमम पैसा बचा पाओ। और मैं इसके अंदर काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझाऊंगा जो आपको समझने जरूरी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की साइड। यहाँ पे आपको 3 फोटो दिख रही होगी। एक इंसान है जिसने हमारी टैक्स हार्वेस्टिंग को समझा है, दूसरा है जो बेसिक टैक्स सेविंग करता है, और जो तीसरे हमारे बाबा हैं उन्होंने कोई भी टैक्स सेविंग नहीं करी, वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब जो ये जो हमारे भैया हैं जिन्होंने टैक्स हार्वेस्टिंग करी, ये देखो कितना खुश दिख रहे हैं। जिन्होंने बेसिक टैक्स सेविंग करी है उनको देखो भैया खुश तो ये भी हैं, लेकिन इसके बाद इनको टैक्स काफी सारा देना पड़ रहा है। अब एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनको टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो खुश तो हैं, लेकिन उन्होंने थोड़े बहुत चिल्लर कमा रखे हैं और भी कुछ खास कमाया नहीं है। उसके बाद अभी भी परेशान है आप देखोगे, क्योंकि टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे जब आप पूरा पूरा पैसा बेचोगे, अगर आपने सही लेवल पे टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करी। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इन तीनों में से आपकी कौन सी शक्ल होने वाली है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप टैक्स सेविंग नहीं करते, या टैक्स सेविंग करते हो या अच्छे से टैक्स सेविंग करते हो। अब आते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर। जब हम टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 स्कूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि भाई टैक्स सेविंग की स्ट्रेटेजीज क्या है। तो हम पहले इन दीदी की बात सुनते हैं, क्योंकि ये दीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें समझाएंगे कि भाई टैक्स सेविंग क्या होती है। मैं ये मानता हूँ कि शायद ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, तो आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हो। अदरवाइज कुछ टेक्निक में शॉर्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप टैक्स बचा कैसे सकते हो, स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है टैक्स बचाने की। तो ये 5 स्ट्रेटेजीज होती है मेनली जहां पे आप टैक्स बचा सकते हो। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा बाय सेल करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करो, डिविडेंड वाली इन्वेस्टिंग को छोड़ दो, क्योंकि डिविडेंड आपके टैक्सेस के अंदर आ जाते हैं। तो डिविडेंड के अंदर आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं मिलती, उसी के ऊपर पैसा जैसे क्रेडिट होता है आपके अकाउंट के अंदर, उस पर टैक्स लग जाता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड लो, एटीसी के अंदर बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ यहाँ पे होने वाला है कि भाई टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। अभी आप बोलोगे कि भाई लॉन्ग टर्म कह रहे हो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी कह रहे हो, ये मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। तो फिफ्थ है होने वाला है कि भाई स्टे स्ट्रांग रहो लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी स्ट्रांग होने वाले हो। कमजोर इंसान तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा पैसा निकालने के लिए 6 साल का टाइम लगता है। तो इन दीदी को ना गुस्सा करते हुए हमने ये 5 चीजें समझ ली, ये बेसिक 5 चीजें थी। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने काफी बार डिस्कस करा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया हुआ। इसके अंदर जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। डिविडेंड के पीछे आप भागोगे तो आप टैक्स देते रहोगे हर साल, और जो डिविडेंड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब हमने दीदी को खुश कर दिया है, हमने सीख लिया कि भाई टैक्स स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। अब आते हैं अपने भैया के साइड, जिनके पास हंसने के लिए कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया अब टैक्स हार्वेस्टिंग करने की अप्रोच बताओ, कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे अप्रोच करूं। टैक्स हार्वेस्टिंग में ना बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। पहला होता है कि भैया आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो जो प्रॉफिट आ गया उसको कैसे निकाले बिना टैक्स दिए। दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि भाई मेरा एक जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक है वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा लॉस दे रहा है, लेकिन मैं लॉस नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने लॉस ले लिया तो मेरे पैसे चले जाएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर करूंगा मैं आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि भाई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है, ये समझते हैं। जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती है इसके मेनली 4 पिलर होते हैं। तो वो 4 पिलर कौन से वो समझते हैं। जो पहला पिलर होता है कि भाई आइडेंटिफाई करो लॉस कहां पर हो रहा है। एक तरीके का लॉस होता है जहां पे आपको पता है कि भाई किसी सिनेरियो के वजह से, मार्केट कंडीशन के वजह से कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहा है, लेकिन मार्केट कंडीशन जैसे सही होगी वो सही हो जाएगा। तो उसको आपको हटा करके रखना है, उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल आप ले सकते हो।
दूसरा होता है कि भाई नहीं, अब मुझे ये समझ आ गया कि मैंने गलती कर दी इस स्टॉक या म्यूचुअल फंड में आके, मुझे पता भी ये गिरने वाला है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई सेल ऑफ करना है हमें, अपनी इन्वेस्टिंग को हमें निकालना है। तो उस केस के अंदर आप लॉस बुक कर सकते हो। इसको आप कैसे बेनिफिट में कन्वर्ट करोगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। उसी के साथ साथ थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑफसेट गेन, कि भाई गेन के अगेंस्ट आप लॉस को कैसे ऑफसेट कर सकते हो, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। उसी के साथ साथ पोर्टफोलियो को भी मेंटेन करना होता है एक अच्छे एलोकेशन के साथ। तो जब आप ये चारों चीजें आसानी से समझ जाओगे तो आप टैक्स लॉस को समझ गए कि भैया अगर मेरा एक स्टॉक गिर रहा है या म्यूचुअल फंड गिर रहा है तो क्या करना है, मुझे उसको बेच करके अपने गेन के अगेंस्ट प्रॉफिट बुक करना है। तो इसीलिए जो मेरा गेन है वो कम हो जाएगा, जो रियलाइज्ड गेन है वो कम हो जाएगा, और अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर पैसा नहीं लगता। रियलाइज्ड गेन क्या होता है, जब आपने कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड बेचा, अगर आपने प्रॉफिट में बेचा तो उसको कहेंगे रियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर आपने लॉस में बेचा तो हम बोलेंगे रियलाइज्ड लॉस। अगर आपने नहीं बेचा, आपके पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे दिख रहा है, तो उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि अभी भी आपके पास वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड है उसको आपने रियलाइज नहीं किया, मतलब बेचा नहीं है। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया तो भाई वीडियो देखते रहो, आगे जाकर के ये चारों पॉइंट को रिलेट करेंगे। तो इसलिए ये चारों समझने जरूरत है कि चार पिलर होते हैं टैक्स लॉस के। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग की सेकंड पार्ट आता है कि भाई टैक्स हार्वेस्टिंग प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट के अंदर आ गए हो आप तो हार्वेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले कुछ प्रॉफिट्स के रूल समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई भी एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड को 12 महीने से कम लेते हो और उसके बाद बेच देते हो तो 15% का आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। सेकंड आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर अगर आप कोई भी एसेट को होल्ड करते हो, हमारे केस के अंदर स्टॉक या म्यूचुअल फंड को, और उसके बाद आप बेचते हो तो 1 लाख रुपए के आसपास आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% का स्ट्रेट टैक्स देना पड़ता है। अब 1 लाख रुपए के ऊपर का कैसे समझे, मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, अब उसी म्यूचुअल फंड के अंदर मान लेते हैं आपको 120% का रिटर्न मिले, तो अब आपका जो ओवरऑल अमाउंट है वो बन गया है 2,20,000 रुपए के आसपास। ठीक है, अब ये मान लो कि भाई जो 1 लाख रुपए था वो तो आपने इन्वेस्ट किया और 120% के हिसाब से 1,20,000 रुपए आपके गेन बन चुके हैं। तो उस केस के अंदर आपका रियल गेन क्या है, 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए में से 1 लाख रुपए तो आपको गवर्नमेंट कहती है कि भैया रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने लंबे समय तक इन्वेस्ट किया है, पैसों के साथ रिस्क लिया, तो हमें इस पे कोई भी टैक्स नहीं लेना। लेकिन उसके बाद जो 20,000 रुपए थे उसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, मतलब करीब करीब 2,000 रुपए के आसपास आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का देना पड़ने वाला है। राइट, अब आपको ये चीज समझ आ गई कि भाई अब आपको 1 लाख रुपए तक तो हर बार निकालना है, क्योंकि 1 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट कहती है भैया जाओ जी लो अपनी जिंदगी, थोड़ी सी छूट सही लेकिन तुम्हें दे देते हैं हम, तुम अपनी जिंदगी जियो जा करके। ठीक है, 1 लाख रुपए को अय्याशी में उड़ा दो। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे टैक्स हार्वेस्टिंग को, क्योंकि अभी आपको आईटीआर के अंदर भी भरना है। राइट, तो उसके बाद अब आगे चलते हैं। जब आप इसकी बात करते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं कि भाई कब मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कब नहीं करना। जो सबसे पहला पिलर है कि भाई अपनी अपॉर्चुनिटी समझो, उसके अगेंस्ट हार्वेस्ट कर दो। मतलब कब बेचना चाहिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही हो कहीं दूसरी जगह। ठीक है, तो पहला रूल तो हो गया ये। दूसरा रूल कि भाई मेरे को गेन को लॉस के थ्रू ऑफसेट करना है। मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है जो मुझे लगता है भाई अब नहीं चलने वाला, गलती हो गई थी मेरे से, लेकिन अब मेरे को माफी चाहिए, लेकिन मैं पैसा नहीं खोना चाहता। वहीं पे जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो आपको अंधा पैसा बना करके दे रहा है। उस केस के अंदर जो अंधा पैसा बना करके दे रहा है उसमें से सिर्फ इतना पैसा निकालो जितने आपके लॉसेज हो रहे हैं, और आईटीआर में फाइल कर दो कि इस डेट से इस डेट तक मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था और इसके अंदर मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है। उसी के साथ साथ आप लॉस के अंदर भी आईटीआर में फाइल करोगे कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर या इस स्टॉक के अंदर मैंने इस डेट से इस डेट तक इन्वेस्ट किया हुआ था और 20% का लॉस दिख रहा है। उसके बाद जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का मैच होगा उसके बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट गेन या लॉस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसको मैं आगे चल करके कंफर्म करने वाला हूं, तो इतना समझाने की दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब आता है कि भाई री इन्वेस्ट करना है लेकिन कॉशियस के साथ। तो अगर आपने जब एक बार बेच दिया या खरीद लिया तो आपको री इन्वेस्ट करने से पहले कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल से पहले आप ये काम दोबारा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 साल के बाद ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइट, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं। अब आते हैं कि भाई एक सिनेरियो बताओ कि कैसे काम करेगा, क्योंकि कहानी तो बहुत होगी, आपने कुछ चीजें समझाई जो समझ आई, कुछ चीजें समझाई जो सर के ऊपर से निकल गई। अब आपको वो सारी चीजें एक जगह पे समझाता हूं मैं। मान लेते हैं आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी 100 स्टॉक के साथ, और जो स्टॉक का प्राइस था वो था 50 रुपए के आसपास। तो ओवरऑल आपने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, किसके अंदर, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। अब आपके पास 100 शेयर हैं एचडीएफसी बैंक के जो आपने 50 रुपए पे खरीदे थे।
अब वो जो शेयर है वो गिर करके किसी भी रीजन की वजह से वो जो शेयर है अब उसकी पर शेयर की वैल्यू हो चुकी है 40 रुपए के आसपास। मतलब हर एक शेयर पे आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है। अब आपके डीमेट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर 4000 रुपए दिख रहे होंगे अनरियलाइज्ड, क्योंकि आपने अभी तक बेचे नहीं है। ये अनरियलाइज्ड गेन है, ये बढ़ेंगे कम होंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको ये समझ आ गया कि भाई मार्च का टाइम आ चुका है, अगर मैं अभी बेच दूंगा तो मुझे थोड़े से टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब इस केस के अंदर आपका जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है वो कैसे काम करेगा, उसके अंदर आप आईटीआर के अंदर फाइल करोगे कि मैंने शॉर्ट शेयर खरीदे थे 1 साल पहले, उसके अंदर डेट डालने का स्कोप होता है। उस शेयर का नाम लिखोगे और उसके अंदर बताओगे कि मैंने 5000 रुपए के शेयर खरीदे थे और मुझे उन सारे शेयर के ऊपर लॉस हुआ है कितने रुपए का, 1000 रुपए का। तो अब जो आपका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हुआ वो हुआ 1 लाख रुपए के आसपास, ये आपने आईटीआर के अंदर डाल दिया। अब गवर्नमेंट को ये पता है कि भाई 1 साल से ज्यादा इस बंदे ने होल्ड किया हुआ था, तो ये लॉन्ग टर्म लॉस हार्वेस्टिंग इसने करी है, इसने 1000 रुपए खोए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इसी केस के अंदर उसी साल या अगले साल आपने एक और स्टॉक खरीदा था जिसने आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिए। मान लेते हैं कि आपने काफी अच्छे गेन करे और आपका जो टोटल अमाउंट था गेन का, क्योंकि आपने एक और जगह 5000 रुपए लगाए थे, आपने 2000 रुपए का गेन करा। अब मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ 10% का हम ये मानते हैं कि भाई आपने 10% के स्लैब में आने वाले हो। उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे को 2000 रुपए का गेन हुआ है, गवर्नमेंट को दिखाओगे गेन हुआ है, तो वो क्या बोलेगी कि भाई 2000 रुपए पे 10% अब मुझे टैक्स दो। क्यों? क्योंकि आपने 5000 करे थे, 2000 रुपए का गेन हुआ है आपको और मुझे दे दो। यहाँ पे मैं लाख रुपए जो बेनिफिट गवर्नमेंट देती है उसको हटा रहा हूँ सिंपल करने के लिए एग्जाम्पल को। तो उस केस के अंदर आपको 200 रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता। लेकिन आप थोड़े से इंटेलिजेंट थे, आपने ये वाला काम करा था कि भाई गवर्नमेंट को बता दिया था कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है 1000 रुपए का। अब आपने दोबारा से आईटीआर फाइल करी, उसके अंदर आपने गवर्नमेंट को बोला कि भाई मैंने 5000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, इसको थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करो, और 5000 इन्वेस्ट करने के बाद 7000 रुपए मेरे बने। इसका ये मतलब है कि 2000 का मुझे बेनिफिट हुआ, 2000 का गेन हुआ। तो आपने क्या बोला कि लास्ट ईयर मेरे को 1000 रुपए के आसपास का लॉस हुआ था, उसको मैं ऑफसेट करना चाहता हूं इस गेन के अगेंस्ट। तो भाई अगर 2000 में से 1000 रुपए निकालोगे तो 1000 रुपए बनते हैं, तो 1000 रुपए आपने ऑफसेट कर दिए। अब सिर्फ आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब जहां पे आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं 10% के हिसाब से 2000 रुपए के गेन पे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने सीधे सीधे 50% तक का टैक्स बचा लिया। क्यों? क्योंकि आपने लॉस भी दिखाया, प्रॉफिट भी दिखाया। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई 70% टाइम आप सही हो सकते हो, मैक्सिमम केसेस में 100% तो कोई नहीं हो सकता। जो 30% का लॉस होता है उसको भी आप कैसे बचा सकते हो रियल टर्म में, ये हमने यहाँ पे सीखा। और प्रॉफिट के साथ साथ भी आपने कैसे टैक्स को अपने बचाया। तो ओवरऑल तरीके से हार्वेस्ट करने के बाद आपने 1000 रुपए का गेन करा 10,000 के इन्वेस्टमेंट में, जो हम मानते हैं 10% की गेन है। सबसे पहला बेनिफिट आता है कि भाई अगर आप स्ट्रेटेजिकली रियलाइज कर पाओ अपने लॉस को, तो आपका जो टैक्स का बिल है वो कम आ जाएगा। सबसे पहला मेजर बेनिफिट है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, हम बैठे रहते हैं अपने लॉसेस के साथ कि भाई वापस ऊपर जाएगा तब करेंगे, वापस ऊपर जाएगा तब बेचेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ना लॉस। स्टॉक मार्केट में लॉस होना जरूरी है और लॉस को बेचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने लॉस को बेच दिया तो ये मत समझो लॉस हुआ है आपको, ये समझो कि भाई आने वाले टाइम पे जहां पे आपको प्रॉफिट होगा ये पैसा वहां से रिकवर कर लोगे। तो लॉस को लॉस समझने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, मान लेते हैं, किसी से भी हो सकता है, लेकिन इसको आप प्रॉफिट से ऑफसेट कर लोगे तो दिक्कत नहीं है। तो लॉस को इतना सीरियस मत लो। अगर आपको ये पता है कि दूसरी वाली स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपके लिए पैसा बना रहा है, तो लॉस हार्वेस्टिंग का पहला बेनिफिट आता है। दूसरा बेनिफिट आता है कि भाई अपने पोर्टफोलियो को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे ये पहले पॉइंट से ही निकल के आएगा कि भाई लॉस हो गया, गलती हो गई इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को निकालो, आईटीआर में बोल दो कि भाई लॉस हुआ है मुझे, गवर्नमेंट को पता चल गया, अब अपना पोर्टफोलियो अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लो, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लो, और जब आपको प्रॉफिट हो तो बेच दो, गवर्नमेंट से बोल दो पिछले साल मुझे लॉस हुआ था। तो इस तरीके से आपके पैसे बन जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये स्लाइड बनाते हुए मुझे लगे थे करीब करीब 3 घंटे के आसपास। वीडियो पसंद आई है, टैक्स हार्वेस्टिंग समझ आ गई है, तो भाई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग को सही से अप्लाई कर पाओगे तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बच पाएंगे आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो, टाइम टू टाइम लॉस बुक करो, उसको ऑफसेट करो, गवर्नमेंट को बताओ, आईटीआर के अंदर डिटेल्स भर करो। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मेरे भाई अब मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग तो कर ली, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा जो मैं बेच रहा हूँ वो कौन सा स्टॉक या म्यूचुअल फंड का एनएवी बिक रहा है।
अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है मेरे पास हमेशा कि भाई मैं तो एसआईपी करता हूँ, टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करूं? क्योंकि मैं तो हर महीने खरीदता हूँ, राइट? अब आपको ये समझना है कि एसआईपी करते हो आपको कितना टाइम हो गया? 2 साल से ज्यादा हो गए? बिल्कुल। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड को बेचते हो तो जो उसकी सबसे पहली यूनिट आपने खरीदी, अगर आप बेचोगे तो वही यूनिट सबसे पहले बिकेगी। तो इसका ये मतलब अगर आपने पहली यूनिट 1 साल पहले खरीदी और आपने लास्ट मंथ की यूनिट खरीदा है, तो 12 महीने के अंदर जितना पहला पैसा आपने डाला होगा, जब आप बेचोगे तो वो यूनिट बिकेगी। उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से शेयर्स भी काम करते हैं। हर महीने आपने किसी एक सिंगल शेयर के 10-10 स्टॉक खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रखे। जब आप बेचोगे तो जो आपने पहले स्टॉक खरीदे थे, वही स्टॉक पहले जाकर के बिक जाएंगे और वही स्टॉक आपको दिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है। ये स्टेटमेंट में दिखता है, डेट आता है कि भाई ये वाला शेयर पर्टिकुलर यूनिट कब खरीदा था और कब बेचा, इसके ऊपर कितना बेनिफिट हुआ या इस पे कितना लॉस हुआ। ये डीमैट के अंदर भी दिखता है आपके, या आप जब इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड अकाउंट में भी दिखता है, स्टेटमेंट में भी आता है। तो ये सारे प्रूफ आप लगाओगे तो आईटीआर के अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्च के अंदर बेचना जरूर। प्रॉफिट हो तो 1 लाख रुपए के अंदर तक का प्रॉफिट बेच करके दिखा देना, ताकि आप री इन्वेस्ट करो उसके अंदर ही वापस से उसी दिन कर सकते हो आप। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट दिखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। एनएवी प्राइस एवरेज आपके ऊपर चली जाएगी, उसको इतना सीरियस मत लो यार। रियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड है, इतना सीरियस लो ही मत, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगोगे तो टैक्स हार्वेस्टिंग आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं सीरियस लेना, ये भी कमेंट में बता दोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। मार्च का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो इस समय का नहीं और भी ज्यादा जरूरी थी। Thank you so much for watching this video. Tata. Bye bye. Signing off.